नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है, 15 से जो है हम भाषा शिक्षण से संबंधित एमसीक्यू सीरीज करवाने वाले हैं। तो आज जो है हम पहली क्लास होगी हमारी, और यह जो क्लास है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित एमसीक्यू सीरीज से संबंधित है। ओके, यह जो एमसीक्यूज है हमने दो किताबों से बनाया है। एक तो किताब है भाई योगेंद्र जीत, भाई योगेंद्र योगेंद्र जीत, और दूसरी किताब जो है, कौन सी किताब है? पीडी पाठक, पीडी पाठक की जो है किताब है। पाठ इसके नाम क्या है? भाई योगेंद्र जीत किताब का जो नाम है हिंदी भाषा शिक्षण है, और पीडी पाठक या त्यागी जी दोनों मिलकर लिखे हैं सफल शिक्षण कला है। ओके, इनकी किताब का नाम क्या है? सफल शिक्षण कला है। ओके, वो दो किताब आपको लेना है और वो पढ़ना है। यहाँ पर आके जो है आपको प्रैक्टिस करना है। यह एमसीक्यू सीरीज जो है 31 जुलाई तक चलने वाली है। उसके बाद जो है हम दूसरे जो टॉपिक्स है भाषा शिक्षण छोड़ के पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या कंटेंट से संबंधित हम जो है क्लासेस करने वाले हैं। तो हम जुलाई 31 को डेडलाइन दिया है, ताकि आपका जो है एक जो यूनिट है, यानी डीएसए में लगा हुआ यूनिट होता है जो पार्ट 4 कहलाता है ना, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए जो हम आपको एक ही बात बता रहे, बस आपको तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़े रहना है। देखिए, आपको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप कि हम कहाँ से एमसीक्यूज बना रहे हैं, या एक्चुअली फैक्चुअल नॉलेज है या नहीं, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, वहां भी प्रश्न पूछे गए भाई योगेंद्र जीत किताब से, और पीडी पाठक सफल शिक्षण कला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये दो किताबें अगर आप पढ़ोगे तो समझो आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी एस्पिरेंट एपी, तेलंगाना, टेट, डीएससी, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए यह क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर किसी के पास किताबें नहीं है भाई योगेंद्र जीत और पीडी पाठक की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम आपको जो है कोरियर कर देंगे, और उस किताब से पढ़िए और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ही यहाँ से लाभ उठाना है। हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो 31 जुलाई को जो है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तभी तक आप जो है पीडीएफ के बारे में जो है ना पूछे तो ही बेहतर है। ओके, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, बाद में आपको 31 जुलाई के बाद जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बारे में जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। देखिए, सिलेबस में जो है एपी के सिलेबस में जो है इसको पार्ट 5 के नाम से जो है जाना जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और 20 अंक मिलते हैं। वही अगर तेलंगाना के सिलेबस में देखा जाए तो पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, और उसके लिए जो है 16 अंक दिए जाते हैं। तो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सेंट्रल जो टीचर से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो भी यह जो क्लास है इंपॉर्टेंट ही होगी। ओके, तो आज जो हम है कौन सा यूनिट करने वाले हैं, तो आज हमारा पहला यूनिट होगा। वह होगा, कौन सा होगा? तो उसका जो नाम है मूल्यांकन। आज हम देखेंगे मूल्यांकन के बारे में। छोटा सा यूनिट है, 4-5 दिन में हो जाएगा। तो इसको हमको डिटेलली समझना है, डिटेल्ड समझना है, और एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, और प्रश्न किस तरह से जो है पूछा जा सकता है वो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मूल्यांकन। पहले मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है मूल्यांकन की अवधारणा, निरंतर समग्र मूल्यांकन, उत्तम परीक्षा की विशेषताएं, प्रश्न पत्र का निर्माण, उपलब्धि परीक्षा, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, अभिलेख। ये जो है ये क्या, कौन सा है? ये एपी का सिलेबस है। ओके, एपी के सिलेबस में ये दिया हुआ है। ये देखिए। ओके, हम जो है तेलंगाना के सिलेबस में क्या दिया है वो भी देखेंगे। यहाँ पे नंबर 6 है। ओके, एपी के इसमें
तो तेलंगाना किसमें क्या है हम वो भी देखते हैं। तो देखिए यह रहा तेलंगाना का सिलेबस और इसमें दिया है मूल्यांकन की धारणा के नाम से। वहां पे टाइटल क्या है, मूल्यांकन है। ओके, यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन की धारणा। इसके अंतर्गत भी निरंतर समग्र मूल्यांकन है, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन ये नया है, उत्तम परीक्षा की विशेषता वो भी है, उपलब्धि परीक्षा, प्रश्न पत्र निर्माण, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाएगी। हमारे यूनिट का जो नाम होगा आज का जो है छठी और सातवीं इकाई हम कहेंगे। इकाई नंबर क्या, छठी और सातवीं इकाई कहेंगे और उसके बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। चलिए तो पहले हम मूल्यांकन के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। पहले जो हम है वह मूल्यांकन का अर्थ समझेंगे। मूल्यांकन अर्थ जो है, देखिए मूल्यांकन शब्द का अर्थ जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य या शिक्षा के स्तर पर किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य शिक्षा के स्तर पर गुण, योग्यता तथा प्रगति का सही आकलन करना। गुण या योग्यता का सही आकलन करना। आकलन करना क्या है, मूल्यांकन, जांचना। ओके, उसे ही क्या कह सकते हैं हम, मूल्यांकन कह सकते हैं। ओके, अर्थ है उसका। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थी के ज्ञान, विद्यार्थी के क्या है, ज्ञान, कौशल, ज्ञान कौशल और व्यवहार, ज्ञान कौशल व्यवहार, उपलब्धि की जांच होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। देखिए सरल शब्द में देखिए, विद्यार्थी ने कितना सीखा है, विद्यार्थी जो है वह कितना सीखा है। ओके, कितना सीखा है। और शिक्षा के उद्देश्य कितने पूरे हुए, यानी उद्देश्य कितने पूरे, किसके उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य कितने पूरे हुए हैं, यह जानने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आई बात, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यही कहलाता है मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। आप उसे आकलन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्यायवाची शब्द क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज नहीं होना है मूल्यांकन के बारे में। उसे आकलन, परीक्षण, परीक्षण, जांच, परख, निरीक्षण, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी शब्द जो है एग्जाम में आ सकते हैं। निरीक्षण, मापन, परीक्षा, विश्लेषण, ये सारी जो है मूल्यांकन के जो पर्यायवाची शब्द है। विश्लेषण, विश्लेषण, ओके, ये जो है मूल्यांकन के पर्यायवाची शब्द थे। तो चलिए हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। आज के एमसीक्यू जो है हम 25 करने वाले हैं और उसका जो है शॉर्ट में हम उसका विवरण भी दे देंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो चलते हैं हम एमसीक्यू की ओर। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। इकाई 6 और 7, 6 और 7 हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है एपी के लिए जो है 6 इकाई में दिया हुआ है और तेलंगाना के लिए जो है 7 इकाई में दिया हुआ है सिलेबस में। ओके, तो इसलिए मूल्यांकन को हमने जो है इकाई 7 और 6 और 7 के अंतर्गत रखा है। हम आपको जो है पहले ही बता दे रहे हैं, यह जो है भाई योगेंद्रजीत किताब, भाई योगेंद्रजीत किताब और पीडी पाठक की किताब से जो है करवा रहे हैं। आपके पास ये 2 किताब होनी चाहिए। 2 किताबें हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में कब से प्रचलित रहा है। ये आधुनिक काल से, बी मध्यकाल से, सी प्राचीन काल से, डी ब्रिटिश काल से। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी, प्राचीन काल से जो है मूल्यांकन जो है प्रचलित रहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। प्राचीन गुरुकुलों में भी विद्यार्थी के ज्ञान, ओके, ज्ञान, व्यवहार और कौशल
की जांच की जाती थी। इसलिए मूल्यांकन केवल आधुनिक शिक्षा की देन नहीं है, केवल आधुनिक शिक्षा की देन नहीं है, वह प्राचीन शिक्षा की देन है। इसलिए प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में जब कोई विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के हेतु किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता तो सर्वप्रथम कौन छात्र के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करता था? वह कौन व्यक्ति है जो अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करता था? किसके? छात्र के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे ये राजा करता था, बी दरबारी करते थे, सी द्वार पंडित करता था, डी प्रधानाचार्य करता था। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी। क्यों सी है? क्योंकि प्राचीन काल में जो है विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला, याद रखिए, ओके, तक्षशिला, तक्षशिला, नालंदा में प्रवेश से पहले द्वार पंडित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे। वे छात्र के ज्ञान और योग्यता की जांच करते थे। सफल होने पर ही प्रवेश मिलता था। ये जो विश्वविद्यालय है आपको याद रहना है, नालंदा, ओके, नालंदा पुरानी विश्वविद्यालय से इसको आप याद कीजिएगा, ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश कब मिलता था? देखिए, ये सारे प्रश्न जो है हम भाई योगेंद्र जीत की किताब से बनाया है, ओके। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कब आपके पास जब किताब होगी तब जो है हम कहाँ से प्रश्न बनाए हैं वह आपको पता चलेगा। तो इसके जो विकल्प है, शुल्क पूर्ण देने पर, बी मूल्यांकन में सफलता प्राप्त पर, सी सिफारिश करने पर, डी 5 वर्ष आयु पूरे होने पर। यानी प्राचीन काल में छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश कब मिलता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर वो है मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, इसलिए मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करने पर ही जो है क्या मिलता था? एडमिशन होता था, यानी एडमिशन मिलता था। विद्यार्थी को केवल शुल्क या सिफारिश, यानी शुल्क या सिफारिश जो है के आधार पर प्रवेश नहीं मिलता था। पहले उसकी परीक्षा या मूल्यांकन किया जाता था। वह भी मूल्यांकन कैसा होता था? वह मौखिक होता था। फिर योग्य पाए जाने पर ही प्रवेश दिया जाता था। योग्य पाने पर ही क्या होता था? प्रवेश दिया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में मूल्यांकन का कौन सा एक साधन था? कौन सा वह साधन था जिससे जो है मूल्यांकन होता था? तो ये लिखित परीक्षा को देना होता था, बी सार्वजनिक मंच पर भाषण देना होता था, सी गृह कार्य कराना होता था, डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करवाना होता था। तो ये कौन सा साधन था? तो इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा इसका सही उत्तर। बी क्यों होगा इसका सही उत्तर? क्योंकि प्राचीन समय में विद्यार्थियों की योग्यता जांचने के लिए उन्हें सभा सभा या मंच सभा या मंच भाषण देने को कहा जाता था। यहाँ पर सभा या मंच पर भाषण देने को कहा जाता था। इससे उनके ज्ञान, आत्मविश्वास, वाणी कौशल, देखिए यहाँ पर याद रखिए, ज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और वाणी कौशल का पता चलता था। वाणी कौशल का जो है पता चलता था। इसलिए जो कौन सा साधन था? तो वह जो साधन था सार्वजनिक मंच पर भाषण देना। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मूल्यांकन का साधन था? देखिए वही प्रश्न, बस यहाँ पर क्या किया गया है? विकल्प को चेंज कर दिया गया है, ओके। ये प्रायोगिक कार्य, बी शास्त्रार्थ करना, सी प्रयोजना कार्य कराना, डी आंतरिक मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर क्या?
इसका जो सही उत्तर है वह है शास्त्रार्थ करना। यानी दो तरह से वहां पे मूल्यांकन होता था, एक तो मंच जो है प्रदान किया जाता था भाषण देने के लिए, और शास्त्रार्थ भी किया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, वहां पर जो हमने जो मंच कहा, सभा कहा, तो सभा में क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था ना। इसलिए मंच और मंच पर भाषण देना या शास्त्रार्थ करना जो है यह मूल्यांकन का एक साधन था उस समय। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। क्यों बी इसका सही उत्तर होगा, देखिए, शास्त्रार्थ का अर्थ है तर्क वितर्क द्वारा ज्ञान की परीक्षा लेना। तर्क वितर्क के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान की परीक्षा लेना। प्राचीन शिक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण मूल्यांकन पद्धति थी। यह कौन सी पद्धति, बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय। इससे छात्र की सोचने और उत्तर देने की क्षमता जानी जाती थी। यानी उसमें जो उत्तर देने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता जो है, वो वहां से पता चलता था। किससे किससे पता चलता था, शास्त्रार्थ से। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, वेद एवं उपनिषदों में किस प्रकार की परीक्षा का उल्लेख है कि, यानी किस प्रकार की परीक्षा का, सॉरी, किस प्रकार की परीक्षा का उल्लेख है। तो ये लिखित परीक्षा का, बी ऑनलाइन परीक्षा का, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, डी मौखिक प्रश्न पद्धति का। तो इसमें कौन सी जो परीक्षा, यानी किस प्रकार से परीक्षा ली जाती थी, उसका उल्लेख जो है वेद और उपनिषद में है। तो वो कौन सा है विकल्प, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मौखिक प्रश्न पद्धति जो है उस समय वेद और उपनिषदों में जो परीक्षा लिया जाता था उसका उल्लेख हमको मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वेदों को जो है ऋषि मुनियों ने लिखा था, यानी उनका जिक्र वेदों में होता है। इसलिए तो देखिए थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। वेदों और उपनिषदों में गुरु विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते थे। उस समय लिखित परीक्षा का प्रचलन कम था, लिखित परीक्षा नहीं थी। ओके, कौन सी परीक्षा थी, मौखिक परीक्षा ही थी उस समय। ओके, इसलिए मौखिक परीक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए इसका जो जिक्र है वेद और उपनिषदों में हमको देखने को मिलता है। तो वो कौन सी पद्धति जो है, मौखिक प्रश्न पद्धति, इसका जो सही उत्तर होगा डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मूल्यांकन का साधन था। देखिए वही प्रश्न यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़े विकल्प जो है चेंज हुए रहे या सेम आया है। तो इसको देख लीजिए, इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा या ये होगा। तो आपको वो नहीं देखना है सी या, तो प्रश्न तो सेम है, हमने क्या किया उसको थोड़ा चेंज कर। तो यही बात होती है, मैं यहाँ पे बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहता है ना, तो कितना भी पलटन यानी बदल कर अगर प्रश्न पूछेगा तो भी उसका आंसर आप दोगे। तो प्रश्न एक ही है, विकल्प चेंज किया है यहाँ पे। देखिए विकल्प चुनिए यहाँ पे, यानी चार विकल्प यहाँ तो है, दिया ही है, फिर भी यहाँ पर और विकल्प बनाए आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर बी और सी। तो हमने पिछले प्रश्न में ये भी देखा था और यह भी देखा, तो ये दो भी आते हैं ना उसके अंतर्गत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा कर लिया है यहाँ, तो इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको शायद इस प्रश्न को देखकर समझ में आएगा कि अरे सही बात है, सर जो बता रहे सही बात है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा तो वह किस तरह से, अभी यहाँ पे जो इस तरह से मिलान भी पूछ ले, मिलान भी पूछ ले तो भी आप कर दोगे, नहीं है या भी पूछ ले, कौन सा नहीं है या भी पूछ ले तो भी कर लेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं तो करोगे क्या, नहीं करोगे, बस रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, ये प्रश्न नहीं आया था, इस तरह से प्रश्न नहीं किया जाता है, ये प्रश्न यानी इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमें ये इससे भी डिफिकल्ट प्रश्न चाहिए। अरे भाई आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो भी करेगा क्या, नहीं करेगा ना। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया।
तो मैं आपको ये समझाने के लिए इस तरह का प्रश्न भी बनाया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न भी देखते हैं, उसी तरह से बनाया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मूल्यांकन का साधन नहीं है? मैंने वही बताया, है या नहीं है, कोई भी पूछ ले भाई, किस तरह से भी पूछ ले, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, कमेंट में बता दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट में जरूर लिखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वह प्राचीन काल में गुरुकुल यानी गुरुकुल में किस प्रकार विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की परीक्षा लेते थे? इससे पहले हमने देखा था, फिर भी एक बार देखिए। लिखित परीक्षण से लेते थे, प्रश्न पूछकर, गृह कार्य से, अंक देकर। ये बात आपको आराम से आ जाती है। ये सारे प्रश्न आपको आगे आगे थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना, तब आपको दिक्कतें होती है। हमने यहाँ पर आपको दिक्कतें ना आए इसलिए हर लाइन को जो है यानी हर लाइन को हमने क्या किया, प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया है कि ताकि यहाँ से प्रश्न ना छूटे। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प देखिए, लिखित परीक्षण से, बी प्रश्न पूछकर, सी गृह कार्य से, डी अंक देकर। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में गुरु यह जांचते थे कि विद्यार्थी का स्तर डैश अनुरूप है या नहीं। किसके अनुरूप है या नहीं भैया? समाज के अनुरूप, बी परिवार के अनुरूप, सी गुरुकुल की शिक्षा के अनुरूप, डी राज्य के अनुरूप। तो गुरुकुल की शिक्षा के अनुरूप ही है या नहीं जांचते थे ना, या दूसरा तो जांचते थे। तो उसके बारे में भी हमने जो है ऊपर के प्रश्न से हमको हिंट मिल जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यह गुरु यह देखते थे कि विद्यार्थी का ज्ञान और क्षमता गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के अनुसार है या नहीं। योग्य पाए जाने पर ही आगे की शिक्षा दी जाती है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो है क्या है, वो है सी, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वेद तथा उपनिषद में चर्चित परीक्षा। ये भी प्रश्न देखिए, वहां पे क्या है, विकल्प के अंतर्गत हमने दिया था, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रश्न में ही दे दिया हमने। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा भैया, बहुत आसान है, भाषा शिक्षण इतना आसान है ना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। दो भी किताबें जब पढ़ोगे नहीं तब तो आगे बढ़ोगे भी नहीं, समझेगा भी नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम सरल भाषा में आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देंगे। ओके, मौखिक प्रश्न पद्धति को किस देश में अपनाया गया है? जो वेद और उपनिषद में चर्चित जो मौखिक प्रश्न पद्धति है, वह पद्धति किस देश ने अपनाया गया यानी अपनाया है? ये भारत, बी चीन, सी जापान, डी यूनान। तो किस देश ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, इसका सही उत्तर होगा। तो यूनान ने जो है वेद तथा उपनिषद में जो मौखिक प्रश्न पद्धति है उसको अपनाया था। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलिए तो थोड़ी बहुत इसके बारे में बता देता हूं मैं। यानी इसी पद्धति का जो प्रभाव है वो यूनान पर भी पड़ा था। वहां की जो शिक्षा प्रणाली थी, वहां भी प्रश्न उत्तर शैली से ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। यानी इसका भारत का जो प्रभाव है यूनान पर था। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है। कभी भी प्रश्न पूछ के, यानी यहाँ पे प्रश्न भी देखिए, यहाँ पे प्रश्न अलग सा भी बन सकता है। यूनान देश जो है भारत के किस प्रश्न पद्धति पर जो है इसका प्रभाव था? तो आपको याद आना चाहिए मौखिक, वो देगा लिखित। ओके, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से जो है प्रश्न जो वो तोड़ मरोड़ कर भी आ सकता है। बस आपको पढ़ने आना चाहिए कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से जो है उसे याद करना है। देखिए यहाँ पर और सारे प्रश्न भी मैं बना सकता हूँ, बस आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम में मौखिक प्रश्न पद्धति विधि का विशेषज्ञ प्रेरणता किसे माना जाता है? तो इसके विशेषज्ञ कौन थे पश्चिम में? यूनान पश्चिम में है ना। पश्चिम का जो था वो कौन था? वो था सुकरात। सुकरात जो थे मौखिक प्रश्न पद्धति विधि के जो है विशेषज्ञ थे। क्यों थे? क्योंकि ये जो सुकरात यानी हमें सोक्रेटिस भी कहते हैं यहाँ,
तो वो क्या करते थे, अपने विद्यार्थी को प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सोचने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करते थे। इसलिए सुकराती पद्धति कहा जाता है इसे। इसे कौन सी पद्धति भी कहा जाता है? इसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। मौखिक प्रश्न पद्धति को यूनान में कौन सी पद्धति मानी जाती है? तो कौन सी पद्धति? सुकरात, सुकरात पद्धति। वाह भाई, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हल हो रहे हैं, एक के साथ एक के साथ एक के साथ। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आया या नहीं कमेंट में बता दीजिएगा। यह मौखिक प्रश्न पद्धति का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसलिए जो है यहाँ पर इसके जो प्रेरणा थे, विशेषज्ञ थे, वह थे सुकरात थे। ये बात आप दिमाग में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा में दंड देना मूल्यांकन है, बी शिक्षा में अंक देना, सी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी प्रतियोगिता कराना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यानी कहाँ तक बच्चा जो है कौशल का ज्ञान लिया है, भाषा का ज्ञान वो सीखा है, वही जांचते हैं ना मूल्यांकन में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर जो है सी, इसका सही उत्तर हो जाता है। थोड़ा यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं संक्षिप्त में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि शिक्षा के लक्ष्य कितने पूरे हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और शिक्षण कितना प्रभावी रहा है। वह कितना जाना, कितना सीखा, वहां से कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना नहीं किया, ये सारा पता चलता है। ओके, वही जो है उद्देश्य कहलाते हैं। इसलिए इसका सही जो उत्तर है सी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मूल्यांकन द्वारा हम यह जान पाते हैं कि, क्या जान पाते हैं भाई? वही ना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगता है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते। यह शिक्षक का वेतन कितना है, बी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में हो रही है, ओके, सी विद्यालय बड़ा है या नहीं, डी छात्र की आयु कितनी है। तो इसका सहज सा आंसर आप सभी को पता चलेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हम कंफ्यूजन करके रखेंगे इस प्रश्न को, जब आपको पीडीएफ देंगे तब आपको जो है विकल्प जो है थोड़े कंफ्यूजन भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो इसके बारे में देखिए, मूल्यांकन से यह जानकारी मिलती है कि शिक्षण प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है या नहीं, तथा विद्यार्थी अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर रहे या नहीं। अपेक्षित यानी जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उतना कर रहे या नहीं भी पता चलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मानसिक दृष्टि से मूल्यांकन का संबंध किससे है? मानसिक दृष्टि से, ये बात याद रख लो। मानसिक यानी मन से, मानसिक का मतलब क्या है? मन से, मन से। ओके, मानसिक यानी मन का मतलब। तो चलिए, ये बालक के अनुशासन से, बी बालक की उपस्थिति से, सी बालक बालिकाओं के विकास से, डी शिक्षक के वेतन से। तो इसमें से निकाल दो। इसमें से बालक की उपस्थिति मन के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। बालक के अनुशासन नहीं, यानी डी शिक्षक के वेतन, ये तो नहीं ही आता है। ये आने की संभावना है? नहीं है। अनुशासन है? नहीं है। तो कौन सा है? सी बालक बालिकाओं के विकास से जो है संबंध है। किसका? मानसिक दृष्टि का जो संबंध है। तो वेतन से नहीं है भैया, उपस्थिति से नहीं है भैया, अनुशासन से भी नहीं है। तो सॉरी, ये आ सकता है, परंतु यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सी ही सही विकल्प होगा। ओके, सही विकल्प सी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, सही उत्तर। मूल्यांकन केवल अंक देने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध बच्चों के मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व विकास से भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी, इसका सही उत्तर है। कौन सा होता है? मानसिक, बौद्धिक और व्यक्तित्व विकास भी होता है, ये बात याद रखिए। ओके, मूल्यांकन केवल अंक देने तक नहीं सीमित होता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राचीन काल में मूल्यांकन मुख्यतः किस आधार पर होता था? किस आधार पर होता था भैया? ये लिखित परीक्षा, बी मौखिक प्रश्नोत्तर, सी प्रयोगात्मक कार्य, डी प्रोजेक्ट पर होता था। इसका आसान सा उत्तर होगा, इसलिए हम हमको छोड़ दे रहे हैं, कमेंट में बता दीजिएगा।
कमेंट कर दोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया आसान है फिर भी किस तरह से जो प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, वो बात आपको ध्यान में आ जाएगी तो समझो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में विश्वविद्यालय में मूल्यांकन हेतु द्वार पंडित का कार्य क्या था भैया? क्या था? अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को पाठ पढ़ाना, सभी को शुल्क देना। यानी मैं क्यों इस तरह से जो है विकल्प को पढ़ा हूं, ताकि आप जो है कितना भी कंफ्यूजन करे पढ़ाते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज ही नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करता था द्वार पंडित। किसके माध्यम से करता था वो भी आपको हमने पिछले प्रश्न में बता दिया था या नहीं दिया था भैया? दिया था। द्वार पंडित विद्यार्थी के ज्ञान और योग्यता की परीक्षा लेते थे, योग्य पाए जाने पर ही विश्वविद्यालय में क्या करते थे? प्रवेश देते थे। इसलिए जो है अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुल में विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्यों परखा जाता था? ये उसे दंड देने के लिए, बी स्तर की जांच के लिए, सी प्रतियोगिता के लिए, डी प्रमाण पत्र देने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्तर की जांच के लिए है ना, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। गुरु यह जानना चाहते थे कि विद्यार्थी का ज्ञान किस स्तर का है, ताकि उसे उसके अनुसार ही शिक्षा दी जा सके। जो स्तर है उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जा सके, यही था कारण। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मूल्यांकन के साधनों में सार्वजनिक मंच पर भाषण देना किस युग की विशेषता थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है आपके लिए कमेंट में बोलने के लिए छोड़ दे रहे हैं। दोगे ऐसा हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। हम जो भी पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, कोई गलत बात नहीं। यहाँ पे हम हर लाइन को जो है प्रश्न में कन्वर्ट कर दे रहे, बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न बनाया है। प्रश्न तोड़ मोड़ कर आए तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर हो जाएगा, ये भी हमने आपको समझाया है। देखिए हमें 95 आए थे 100 में से हिंदी भाषा शिक्षण में, आपको भी आएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन में शास्त्रार्थ यानी शास्त्रार्थ का संबंध किससे है? मैंने वहां पे हुआ था ना, मैंने एक्सप्लेन किया था तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। अभी यहाँ पे तर्क वितर्क कहाँ दिखाई दे रहा है भैया? तो बी में दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका सही उत्तर वाद विवाद होगा। होगा या नहीं? होगा ही होगा। खेल कूद नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, चित्रकला भी नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेद एवं उपनिषद में मूल्यांकन का उल्लेख किस संदर्भ में है भाई? किस संदर्भ में? आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, शिक्षा प्राप्ति से संबंधित या व्यापार व्यवस्था से संबंधित। मूल्यांकन का किससे संबंध है भाई? शिक्षा प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुकरात को किस विधि का विशेषज्ञ प्रेरणा माना जाता है? ये हमने बताया था, और इसका सही उत्तर भी है मौखिक पद्धति। और इसको यूनान में किस पद्धति से जाना जाता है वो भी हमने बताया था। फिर से कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है हम जो है 100 पे 100 मार्क्स आएंगे ऐसा बता देंगे, क्योंकि आपने सही सुना था इसलिए कमेंट भी सही करोगे ना। यहाँ पर जो है बाकी के प्रश्नों को थोड़ा व्याख्या देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रश्न है वही व्याख्या होगी। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, मूल्यांकन का संबंध मुख्यतः किससे है? ए अनुशासन से, बी अंक तालिका से, सी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति से, डी भवन निर्माण से। तो इसका जो सही उत्तर है सी इसका सही उत्तर है। इसके पहले जो प्रश्न आया था इस तरह का ही प्रश्न आता है, परंतु देखिए विकल्प क्यों चेंज हो रहा है? विकल्प चेंज हुए तो भी आंसर आपको आ जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में
मूल्यांकन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित थी? हाँ, सिद्धांत को याद रखना है। यानी प्राचीन काल का सिद्धांत कौन सा था भाई? ये लिखित परीक्षा की अनिवार्यता सिद्धांत, अर्जित ज्ञान की मौखिक जांच, अर्जित ज्ञान की मौखिक जांच, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर, डी अंक आधारित प्रणाली पर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आसान सा प्रश्न है और उत्तर भी सही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो है बी इसका सही उत्तर है। हम यह भी जो है विकल्प चेंज कर देंगे, आपको आगे जो है जब पीडीएफ दिया जाएगा तब बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस किए तो भी तभी आपको बहुत जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। प्राचीन काल में द्वार पंडित द्वारा ज्ञान का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि शिक्षा में क्या, ये इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आज का हमारा जो है यह आखिरी प्रश्न है। हर रोज हम जो है 25 प्रश्न करने वाले हैं, यानी 25 एमसीक्यूज डेली करने वाले हैं। ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, आपको लगातार जो है प्रैक्टिस करना है। एक बार पढ़ो 10 बार प्रैक्टिस करो, तभी जो है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे भैया? तो इसलिए जो है हम हर रोज जो है 25 प्रश्न करेंगे। 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए और 2 के 2 किताबें जो है पढ़नी चाहिए और वहां से जो है प्रश्न हम बना रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा और आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल।